हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर गैस्ट्रुलेशन का हमने प्रोसेस देखा था और गैस्ट्रुलेशन में हम बात कर चुके थे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की। वहाँ हमने जो फॉर्मेटिव मूवमेंट्स जिन्हें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहा, तो गैस्ट्रुलेशन में जो लास्ट फेज था हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो जर्मिनल लेयर्स वहाँ डेवलप होती हैं आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। इसी यूनिट में आपका अगला टॉपिक है जिसका नाम है फेट मैप। क्या नाम है? फेट मैप। तो फेट मैप से क्या मतलब है? फेट का मतलब होता है फ्यूचर। फेट का मतलब क्या है? फ्यूचर, भविष्य। और मैप का मतलब किसी चीज़ का निरूपण करना, उसकी जगह बताना, निरूपण करना कहते हैं इसको। तो भविष्य में कौन सी जर्मिनल लेयर किस तरह के ऑर्गन्स का निर्माण करेगी, किस तरह के टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी या ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगी, ये पहले ही उसको तय कर लिया जाता है। क्लियर है? और इसको तय करना ही, इस बात को निर्धारित करना ही कि जर्मिनल लेयर्स से कौन कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप हो रही हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, तो उनका निर्धारण करना ही किसके अंतर्गत आता है? फेट मैप के अंतर्गत आता है। जैसे सपोज करो ये कोई एग है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें जो ब्लास्टुला स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, गैस्ट्रुलेशन का फेज कंप्लीट होने के बाद यहाँ ट्रिपल ब्लास्टिक स्टेज बन गई। तो सपोज ये वाला पोर्शन यॉक का है, ये यॉक, ये बचा हुआ पोर्शन खाली है, ये Y4 यॉक, ये C4 साइटोप्लाज्म, और यहाँ से इस तरह की पैटर्न डेवलप हो रहे हैं। और इन पैटर्न्स के डेवलप होने के बाद यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यानी स्पेशल स्ट्रक्चर यानी जर्मिनल लेयर्स तो बन गई, लेकिन जर्मिनल लेयर्स आगे जाके क्या बनाएंगे? सपोज ये वाला पोर्शन बनाए एंडोडर्म, ये वाला पोर्शन बनाए नोटोकॉर्ड, ये वाला पोर्शन बनाए न्यूरल प्लेट, ये मीजोडर्म, ये एक्टोडर्म। तो इस तरह का जो निर्धारण है वो किस में किया जाता है? फेट मैप में किया जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है, ब्लास्टुला के बाद ही, ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रुलेशन होता है, उस गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरिंग जो गैस्ट्रुला बनेगा और गैस्ट्रुलेन में तीनों ही जो जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहीं इन सारी चीज़ों का निर्धारण हो जाता है। ऐसा पाया गया कि ब्लास्टुलेशन के बाद ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन से जो गैस्ट्रुला बनेगा उसमें ये जो जर्मिनल लेयर्स हैं इनका निर्धारण हो जाता है, और निर्धारण होने के बाद वो अपना अपना जो स्ट्रक्चर है उसको आगे प्रोड्यूस करती है। लेकिन कई जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट ने ये भी पाया कि मोरूला और मोरूला यानी उसके बाद ब्लास्टुला, उसमें भी इस तरह के फेट मैप का उन्होंने निर्धारण किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने यहाँ पे मोरूला अगर किसी एनिमल का देखा है या गैस्ट्रुला देखा है तो वहाँ इस तरह का न्यूरल प्लेट हमें दिखाई दे या नोटोकॉर्ड दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ डिफरेंट कलर के शेडेड दिखाई देते, कोई डार्क ब्राउन कलर का होगा, कोई येलोइश कलर का होता है, कोई पिंकिश कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है। तो पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर कलर से वो वहाँ एरिया दिखाई देता है, और उस एरिया को सिग्निफाई करते हुए ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये आगे डेवलप होके क्या बना रहा है, ये आगे डेवलप होके क्या बना रहा है। तो उसका एक डेफिनेट या उसका एक प्रॉपर जो निर्धारण किया जाएगा वो निर्धारण किस में किया जाता है?
फेट मैप के अंतर्गत किया जाता है। तो फेट मैप से का जो कॉन्सेप्ट है उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी मॉरूला या ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला में जो भी उसके बाद जो जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, उन जर्मिनल लेयर्स के आधार पे ही बनने वाली रचनाओं का यहाँ पूर्व ज्ञान हो जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन के बाद जो जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, उन लेयर्स के आधार पे कौन कौन सी संरचनाओं का निर्माण हो, उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है और वही पूर्वानुमान फेट मैप कहलाता है। अब जो ये फेट मैप हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक समझने के तौर पे हम बात कर रहे हैं, फेट मैप दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल हो और एक ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, और जहाँ भी मानव का हस्तक्षेप है तो उसे क्या कह देते हैं अपन, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल फेट मैप और आर्टिफिशियल फेट मैप। तो नेचुरल फेट मैप की हम बात करें, चलो हम बात करें फ्रॉग की ही बात करें। सपोज एम्फीबियंस की बात करें फ्रॉग में, तो वहाँ अगर हम उस फ्रॉग के एम्ब्रियोनिक जो स्टेजेस है उसकी स्टडी करें ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन तक, तो हमें वहाँ क्या दिखाई देगा, डिफरेंट रीजन में अलग अलग कलर के वहाँ हमें शेड दिखाई देते हैं। इस तरह से ये शेड दिखाई देंगे। तो ये शेड कैसे हैं, ये नेचुरल शेड है, यानी यहाँ इनको इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया, पहले से ही प्रेजेंटेड ये शेडेड हैं। तो ये जो शेड्स हैं, शेड कलरिंग, जो कलरिंग दिखाई देंगे, जैसे ये सपोज ब्राउन, सपोज चलो ये येलो है, ये ब्राउन है, ये पिंकिश कलर है, ये रेड कलर है, ये कलरलेस है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ शेड दिखाई देंगे और ये शेड बाय नेचर बन रहे हैं, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब ये जो पोर्शन है, सपोज एंडोडर्म बना रहा है, एंडोडर्म, ये पोर्शन है सपोज मीजोडर्म बना रहा है, ये पोर्शन क्या बना रहा है, एक्टोडर्म बना रहा है। एक्टोडर्म से ये नीचे क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम बन रहा है। चलो यहाँ ये आगे जाके इन्हीं से एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, इस तरह की लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इससे भी कुछ ऑर्गन्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनका एक पूर्वानुमान लगाना, एक एंटिसिपेशन इनका करना क्या कहलाता है, फेट मैप कहलाता है, जो बाय नेचर यहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम अगर माइक्रोस्कोप में जो डेवलपिंग स्टेज है एम्ब्रियो की, उसकी स्टडी करें तो वहाँ डिफरेंट हमें रीजन दिखाई देंगे। वो रीजन कैसे होंगे, शेडेड रीजन दिखाई देते हैं, और वो शेडेड रीजन आगे जाके उनकी सेल्स डिफ्रेंशिएट होके आगे जाके नए स्ट्रक्चर को जन्म देती है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। अगर और दूसरे हम एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक स्टडी की बात करें तो वहाँ एग कंप्लीटली एक जैसा ही दिखाई देता है, यूनिफॉर्म दिखाई देता है, यानी वहाँ इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, कोई शेडेड रीजन वहाँ नहीं होते, तो वहाँ हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए मानव क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग खुद उसको क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा उसमें, और खुद उसमें हस्तक्षेप करके अपने नए मेथड डेवलप करेगा। और ये जो नए मेथड हैं ये जाने जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड, और ये आर्टिफिशियल मेथड आर्टिफिशियल फेट मैप बनाने के काम में आते हैं। ये तो नेचुरल फेट मैप की बात हुई, नेचर ने में ही है ये शेड, ये रीजन, डिफरेंट रीजन। लेकिन अगर ऐसा रीजन डिफरेंट शेडेड दिखाई नहीं दे या बने ही नहीं इन नेचर,
तो उसकी स्टडी के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए या उसके प्रॉपर रीजन के रिकॉग्निशन के लिए यहाँ मानवीय हस्तक्षेप द्वारा आर्टिफिशियल फेट मैप बनाए जाते हैं। क्लियर है? और ये जो फेट मैप है आर्टिफिशियल, ये मुख्यतया यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मार्किंग मेथड बाय मेकिंग, दूसरा है साइटोप्लाज्म के थ्रू कोई मेथड, और तीसरा है जेनेटिक मेथड। आर्टिफिशियल फेट मैप को बनाने के लिए 3 मेथड डेवलप किए गए हैं मानव द्वारा, साइंटिस्ट के माध्यम से। एक है मार्किंग मेथड, दूसरा है साइटोप्लाज्म वाला, और तीसरा है जेनेटिक मेथड। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करें मार्किंग मेथड बाय मेकिंग। तो जो मार्किंग मेथड है, इसको बनाया जाएगा तो ये 3 टाइप से बनाया जा सकता है, यानी शेडेड देने के लिए या उसके रिकॉग्निशन के लिए। तो जो एरिया है, एरिया उसके रिकॉग्निशन के लिए ये डेवलप किया गया है। जैसे एक है इसमें वाइटल स्टेन मेथड, दूसरा है कार्बन पार्टिकल मेथड, तीसरा है यहाँ पे रेडियो लेबल्ड मेथड। तो जो मार्किंग मेथड है, यानी मार्क कैसे करेंगे उन एरिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सपोज ये कोई एग है और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये यॉक है, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसको बाहर से हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो कोई भी यहाँ हमको डिफरेंशिएशन दिखाई नहीं देगा, कोई पर्टिकुलर जोन नहीं बनेंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ ये कौन सा पार्ट बनाएगा, ये कौन सा पार्ट बनाएगा, ये कौन सा पार्ट बनाएगा, जर्मिनल लेयर्स कहाँ होंगी, तो उनके प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए, तो प्रॉपर रिकॉग्निशन से क्या तात्पर्य है, यहाँ उनको एक स्पेशल मार्किंग प्रोवाइड करना, यानी कि यहाँ कोई स्पेशल इस तरह का डिज़ाइन हमने बना दिया, यहाँ इस तरह का कोई पैच बना दिया हमने, यहाँ इस तरह का कोई मार्क हमने डेवलप कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक मार्क हो गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। भैया हमने ये मार्क, ये एरिया को, इस एरिया को पहले मार्क किया था, अब ये आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यही एरिया अब कैसा आगे जाके बन रहा है, तो यही एरिया ही तो मार्क किया है, तो इसी एरिया के बारे में बात होगी। इस एरिया को मार्क किया है, लेबल्ड किया है, तो इस एरिया, ये एरिया आगे जाके इन फ्यूचर किस में कन्वर्ट होगा, ये भाग किस तरह की रचना परिवर्तन करेगा। तो इस तरह की जो मार्किंग है वो की जाती है किसमें, आर्टिफिशियल फेट मैप में, जिसमें मार्किंग मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब मार्किंग मेथड में ही जो रिकॉग्निशन का पहला मेथड है जिसका नाम है वाइटल स्टेन मेथड। क्या नाम है? वाइटल स्टेन मेथड। वाइटल स्टेन मेथड। वाइटल का मतलब जैव, स्टेन का मतलब रंगना, रंग, रंजक, जैव रंजक विधि। स्टेन करते हैं ना, आपने स्लाइड भी बनाई होंगी, तो स्लाइड में आपने डिफरेंट टाइप के स्टेन काम मिले होंगे लेबोरेटरी में, जैसे यूसिन, सैफ्रेनिन, फास्ग्रीन, जो भी स्टेन है आपने जैसे भी काम मिले हों, तो इसी तरह के वाइटल स्टेन होते हैं। वाइटल स्टेन का मतलब क्या है, ऐसे केमिकल डाइज, केमिकल डाई जो टिश्यू, ऑर्गन या सेल को कोई हानि ना पहुंचाए, किसी भी टाइप की हानि। क्यों? अगर सपोज ये एम्ब्रियोनिक स्टेज आप स्टडी कर रहे हो और ये सारी एक जैसी है, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, एक सब यूनिफॉर्म है यहाँ पे, तो ये आप इस एरिया को देखना चाहते हो इन फ्यूचर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये एरिया किस तरह की रचना बनाएगा।
तो यहाँ आपको पर्टिकुलर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ इसको स्पेशल डाई से रंगना पड़ेगा। लेकिन ये डाई कैसी होती हैं? आर्टिफिशियल होती हैं। लेकिन इस तरह की डाई का प्रयोग लेना पड़ेगा कि भाई इस एरिया को अगर आपने कलर किया है तो इस एरिया में जो भी सेल हैं, टिश्यू हैं या ऑर्गन हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर सेल ही होती है, फंक्शनल यूनिट, उसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, वो डिग्रेड नहीं हो। अगर यहाँ किसी भी टाइप की हानि पहुंच गई, जैसे सेल मेम्ब्रेन उसकी ख़त्म हो गई, उसके जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हैं वो ख़राब हो गए, या उसका जेनेटिक मटेरियल डीनेचर्ड हो गया, तो सारा जो इसकी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएंगी, सारी स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगी, तो इसका आगे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। और हमने जिस उद्देश्य से मार्किंग की है वो मार्किंग भी उस उद्देश्य के अनुसार सफल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो डाई है, स्टेन है, वो कैसा हो? बिल्कुल बायोलॉजिकल हो, बायो फ्रेंडली हो, यानी लिविंग स्ट्रक्चर को वो किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा पाए। तो इस तरह का जो मेथड है वो मेथड कहलाता है आपका वाइटल स्टेन मेथड। अब जब ये प्रॉपर यहाँ हम इसको कलर कर दिया जाएगा और इसकी वजह से इसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, तो आगे जो सक्सेसिव एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होगी, हम इस एरिया का यहाँ जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो आसानी से स्टडी कर पाएंगे और ये तय कर पाएंगे कि ये सपोज एम्फिऑक्सस का एग है, तो मिडिल जो एरिया है वो इन फ्यूचर किस तरह के स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है। तो हम इनिशियल स्टेज में ही इसको यहाँ लेबल्ड कर पाएंगे कि हाँ भाई ये एरिया सपोज किसको बना रहा है? मीजोडर्म को बना रहा है। तो मीजोडर्म से जो भी स्ट्रक्चर बनेंगी वो यहाँ हमें दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो रिकॉग्निशन है या पूर्वानुमान है, और आगे जितने भी एम्फिऑक्सस वाले जो एग होंगे उनका पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकेगा। तो जो संरचना का अगर हम क्या लगा रहे हैं? पूर्वानुमान लगा रहे हैं, और उसी पूर्वानुमान को क्या कहा है? फेट मैप कहा है। कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। किसके ड्यूरिंग? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। तो इस तरह से जो मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा वाइटल स्टेन मेथड। एक मोटी बात इस तरह से। मार्किंग मेथड में दूसरी टाइप की, अब हम स्टेन से मार्किंग ना करके किसी और मेथड से मार्किंग करें, तो मार्किंग जो मेथड है उसमें अगला टाइप है आपका कार्बन पार्टिकल मेथड। क्या नाम है? कार्बन पार्टिकल मेथड। जैसा नाम है वैसा ही ये मेथड है। नाम है कार्बन पार्टिकल। तो निश्चित रूप से कार्बन के जो पार्टिकल्स होंगे उनको यहाँ उपयोग में लिया जाएगा और उपयोग में लाके संभावी जो भ्रूणीय क्षेत्र होगा उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे ये कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज है और हमको इस क्षेत्र का हमें पता लगाना है कि ये क्षेत्र आगे जाके किस तरह की संरचनात्मक परिवर्तन दर्शाएगा। तो यहाँ क्या किया जाता है? पहले ही कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ रख दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, और इस स्टेज को जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में हो, ईडी यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, तो इसको जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन में सक्सेसिव जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो जो भी एरिया है जहां कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है उस एरिया का हमें संभावी जो विकास है वो पता हो पाएगा। तो संभावी विकास इसका क्या होगा? सपोज ये फ्रॉग का है, तो यहाँ जो नोटोकॉर्ड होगी, जो सोमाइट होंगे या न्यूरल प्लेट होगी, वो किस तरह से यहाँ डेवलप होती है। तो इस एरिया में कार्बन पार्टिकल को अटैच कर दिया जाता है उस सेल्स के साथ, एम्ब्रियोनल सेल्स के साथ। क्लियर है? तो वही मेथड है जो इसमें, लेकिन
हमने जो एजेंट है वो दूसरा काम में लिया है, ये वाइटल स्टेन है, ये कार्बन पार्टिकल है। इसी क्रम में आपका अगला मेथड है रेडियो लेबल्ड मेथड। नाम ही बता रहा है रेडियो लेबल्ड, तो यहाँ जो एजेंट है वो दूसरा होगा, जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हैं वो होंगे, तो रेडियो लेबल्ड कर दिया जाएगा उसको। तो क्या काम में लिए जाएंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को वहां प्लेस कर दिया जाएगा जिस भी क्षेत्र का हमें फीट मैप तैयार करना है, और बाद में क्या किया जाएगा, उसे निर्धारित किया जाएगा कि हाँ भाई ये क्षेत्र आगे चल के इस तरह की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये जो मेथड है, ये मेथड है कौन से? मार्किंग मेथड। कौन से मेथड है? मार्किंग मेथड। आगे जो अगला मेथड है वो साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए, उनको बेस बनाते हुए किसी क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर फीट मैप बनाए जाएंगे। जेनेटिक मेथड में यहाँ जो डीएनए, किस क्षेत्र का डीएनए, किस क्षेत्र की सेल, उसमें प्रेजेंट डीएनए किस प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, किस टाइप की प्रोटीन बना रहा है। कल हमने बात की थी कि स्पेशल प्रोसेस में, यानी गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस था वहाँ अर्ली क्लीवेज, लेट क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन के ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर द्वारा बनती है। इन्फॉर्मोसोम्स द्वारा बन रही थी, मैटरनल जीन्स के अंडर कंट्रोल में बन रही थी, पैटर्नल जीन्स के अंडर कंट्रोल में बन रही थी। तो उसी बेसिस पे जो जीन का जो रोल है उस रोल को ध्यान में रखते हुए वो जेनेटिक मेथड से जो फेट मैप है उसको तैयार किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें। जैसे हम एक एम्फीबिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग है, और ये वाला क्षेत्र है यॉक वाला। क्लियर है? ये वाला क्षेत्र है पूरा साइटोप्लाज्म वाला, लेकिन हमें यहाँ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से। क्लियर है? तो जो गैस्ट्रुलेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ एम्फीबिया में डिस्कस कर रहे हैं। एम्फीबियास में तो हमें देखो यहाँ डिफरेंट जो एरिया है वो एरिया हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो यॉक वाला पोर्शन है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, उसके सराउंडिंग कुछ डिफरेंट रीजन हैं। तो ये क्षेत्र है आपका यॉक का। क्या नाम है इसका? यॉक। ये यॉक है। क्लियर है? अब इस यॉक से इन फ्यूचर सपोज यहाँ इसका फॉर्मेशन हो, इसको एंडो करते हैं, एंडोडर्म का फॉर्मेशन। ये जो क्षेत्र है ये बनाएगी सपोज नोटोकॉर्ड। ये जो क्षेत्र है ये बना रहा है सपोज मीजोडर्म।
ये जो क्षेत्र है ये है एक्टोडर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल, और ये जो क्षेत्र है ये है सपोज न्यूरल प्लेट के लिए। किसके लिए? न्यूरल प्लेट के लिए। तो यहाँ हमें जो फेट मैप है उसमें अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और उस अलग अलग क्षेत्र के आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि ये जो एक्टोडर्म है आगे किस स्ट्रक्चर में बनाएगा, या इस एरिया से किस जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, इस क्षेत्र से जो साइटोप्लाज्मिक क्षेत्र है वहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे होंगे। अपर वाला पार्ट सबसे ये बनाएगा सपोज क्या, एपिडर्मिस, ये इसके नीचे न्यूरल प्लेट, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मेशन किस तरह हो रहा था, हमने कल भी बात की थी। सपोज ये जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है, गैस्ट्रुला स्टेज है, और ये इसके आर्केंटरॉन बन गई है। क्लियर है? अब यहाँ क्या चेंजेस होंगे, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये इन्वेजिनेशन हुआ था, तो ये क्या बना था, न्यूरल फोल्ड बना था। एक प्रोसेस ये देखी थी हमने। दूसरी प्रोसेस क्या देखी थी, जो अपर एपिडर्मिस था, एक्टोडर्म था, ये एक्टोडर्मी तो है, इसकी अपर जो सेल है यहाँ से वो कैसी हुई थी, वो बिल्कुल ये वाला एरिया है बिल्कुल फ्लैट हो गया था। तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिली, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिली। तो इसे क्या कहा गया था, न्यूरल प्लेट। अब ये जो स्ट्रक्चर है आगे किस तरह का फॉर्मेशन शो करेगी, ये बिल्कुल इस तरह, और ये इस तरह, और यहाँ से इस तरह की कैविटी बन जाएगी आगे जाके। तो ये स्ट्रक्चर तो बन गई। अब ये बन गई न्यूरल ट्यूब। पहले यहाँ क्या थी, यहाँ नोटोकॉर्ड थी, ये नोटोकॉर्ड थी, इससे इंडक्शन मिले, और इंडक्शन मिलने के वजह से ही ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कैसा हो गया, न्यूरल प्लेट। तो ये आगे क्या बनाएगा, ये ब्रेन, और ब्रेन के ऊपर क्या बनाएगा, क्रैनियम। मुख्य रूप से प्लेट है तो क्रैनियम बना रहा है सपोज। ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से यहाँ हमें ये ज्ञात हो पाएगा कि भाई जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें जो क्लीवेज होंगे उसके बाद जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, वहाँ प्री डिसाइड वो कैसे हो पाएंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं जो अर्ली जो स्टेजेस होती हैं क्लीवेज की, यानी 3-4 क्लीवेज तक, 1, 2, 3, 4, इस तरह के जो 4-5 क्लीवेज तक तो सेल की टोटी पोटेंसी बनी रहती है। उसके बाद ये टोटी पोटेंसी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब जर्मिनल लेयर्स बनेंगी तो उन जर्मिनल लेयर्स का फेट डिसाइड होता है, और जब फेट डिसाइड हो जाएगा तो उस फेट को डिसाइड करने के बाद वो कौन सी स्ट्रक्चर को जन्म देगी, उस स्ट्रक्चर का पूर्वानुमान लगाना ही क्या कहलाता है, फेट मैप कहलाता है। तो इसी जो बेसिस है, टोटी पोटेंसी कब तक रहेगी, उसके बाद वहाँ डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, ये जानकारी हमें किस में मिलती है, फेट मैप में मिलती है। तो आज हमने बात की थी फेट मैप की बेसिक कॉन्सेप्ट की और उनके कुछ टाइप्स की। आगे कल हम डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।